डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। महाकुंभ पर खड़गे का सवाल, स्नान पर क्यों सियासी बवाल? सनातनियों ने बनाया कीर्तिमान, कांग्रेस आस्था के सैलाब से परेशान। सनातनी आस्था पर सवाल उठाने वाले, सनातन विरोधी बयान देने वाले, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने वाले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब खुद सवालों में घिर गए हैं। वजह है उनका बयान, जिसमें खड़गे ने संगम में डुबकी को गरीबी से जोड़ दिया, आस्था को पेट भरने से जोड़ दिया। लेकिन अब खड़गे के इसी बयान पर बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के मुंह से अनायास स्वतः निकलता है, क्योंकि उनकी सहज प्रवृत्ति का हिस्सा है भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर घटिया, ओछे, आपत्तिजनक बयान। खड़गे साहब की उम्र हो गई है, वो रह रह के खड़क जाते हैं। इस बार तो ऐसा खड़गे कि कुंभ पे ही प्रश्न चिन्ह उठा दिए उन्होंने। 130 करोड़ हिंदू जो पूरे विश्व भर में हैं, उनकी आस्था पर प्रश्न उठा दिया। ये वही खड़गे है जो कहता था कि मोदी आएगा तो सनातन आ जाएगा। ऐसे व्यक्तियों से कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि सनातन को लगातार गाली देना गांधी नेहरू परिवार के नेताओं की आदत बन गई है। सनातन का अपमान करना फैशन बन गया है। गांधी नेहरू परिवार की सनातन विरोधी मानसिकता के दरबार में चापलूसी करने वाले नेताओं को सनातन और सनातन आस्था का विरोध करना एक फैशन बन गया है, एक आदत बन गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने खड़गे के बयान को हिंदू धर्म का बड़ा अपमान बताया। कहा कि ऐसा करना खड़गे के लिए ठीक नहीं है। इसी तरह का टिप्पणी करना ठीक नहीं है। नदी में डुबकी मारने का या मारने का मतलब एक परंपरा है, तो उसके मुताबिक मुझे लगता है कि वहाँ जो भी मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है, बहुत बड़ा लानतीय अर्थ है और ये मतलब हिंदू धर्म का बहुत बड़ा अपमान है। बीजेपी के साथ साथ गठबंधन के नेता भी जहां कांग्रेस और खड़गे पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं चुनौती भी दी है। बीजेपी नेताओं ने खड़गे को ललकारते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस में हिम्मत हो तो वो ये कहकर दिखाए कि किसी इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी नहीं मिट सकती। अब सवाल है कि क्या खड़गे ने ये बयान देकर सेल्फ गोल कर लिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब चलिए जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं। 5 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं जो बताएंगे कि सनातन को लेकर किसी में फर्क नहीं होता। राजनेता पहुंच रहे हैं, आम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति पहुंच रहे हैं, अभिनेता भी पहुंच रहे हैं और सिंगर्स भी पहुंच रहे हैं। ये आप समझिए कि जो सारे लोग हैं अलग अलग विधाओं से हैं, अलग अलग जगहों से हैं, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन आपको दिख रही है, वो है आस्था। आस्था की वजह से ही ये तमाम लोग पहुंच रहे हैं स्नान करने। और क्योंकि ये पूछा है खड़गे साहब ने कि क्या गरीबी मिटेगी, तो जी मिटेगी। हम बता रहे हैं कैसे मिटेगी, सुनिए। महाकुंभ से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल रही है। कैसे मिल रही है? 2 लाख करोड़ का व्यापार होने की उम्मीद जाहिर की गई। जिस तरह के आंकड़े हैं, आप सोचिए आसपास के शहरों में व्यापारों को प्रोत्साहन मिला। भाई जो पहुंच रहा है वो अलग अलग शहरों में भी तो दर्शन के लिए पहुंच रहा है। बड़े पैमाने पर आर्थिक व्यापारिक गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। रेलवे एयरलाइन सेक्टर को फायदा होगा, लोग रेल से एयरलाइन से ही तो पहुंच रहे हैं। सड़क परिवहन को भी यहाँ बड़ी आय होने की पूरी संभावना है। होटल, धर्मशाला, पूजा सामग्री की मांग बढ़ रही है, तो पैसे ही तो जनरेट हो रहे हैं। और क्या हो रहा है? जीडीपी में 1% से ज्यादा की वृद्धि का अनुमान महाकुंभ से लेकर कहा जा रहा है। धार्मिक पर्यटन की त्रिकोणीय श्रृंखला बनने से सीधा फायदा सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे देश को हो रहा है। अयोध्या और वाराणसी को आर्थिक फायदा हो रहा है। दोनों शहरों से कारोबार 50,000 करोड़ पार होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर अगर कहें तो 3 लाख करोड़ की आय का अनुमान किया जा रहा है। 3 लाख करोड़ इतनी आय का अनुमान किया जा रहा है। और उसके बावजूद भी अगर ये कह रहे हैं खड़गे साहब की गरीबी नहीं मिट रही है, तो रोजगार मिल रहा है, पैसे जनरेट हो रहे हैं, जनता की जेबों में जा रहे हैं, किसी मशीन से नहीं आ रहे हैं। जरा हम बताते हैं आपको, एक अंदाजा समझाते हैं। अगर आप दिल्ली के रहने वाले, समझिए दिल्ली से अगर आप बस से प्रयागराज जा रहे हैं तो बस का टिकट 800 रुपए का, 1000 से 800 से 1000 के बीच। होटल किराया मान लीजिए 2000 रुपए आपने दिए। टैक्सी का किराया 500 रुपए, पूजा सामग्री मान लीजिए 200 रुपए, तो कुल 3700 रुपए जनरेट हुए ना यहाँ पे एक शख्स का। हम बता रहे हैं अगर फ्लाइट से जा रहे हैं दिल्ली से 10 से 15,000 रुपए की फ्लाइट का किराया है। होटल का किराया 2000 मान लीजिए, टैक्सी का 500, पूजा सामग्री 200, यहाँ 14,700 रुपए प्रति व्यक्ति सिर्फ दिल्ली से। समझिए आंकड़े।
रेल से अगर कोई जा रहा है तो 700 से 1000 रुपए का टिकट है, होटल का किराया 2000, टैक्सी किराया 500 रुपए, 200 रुपए पूजा सामग्री, 3500 रुपए ये जनरेट हुआ। लेकिन अगर हम समझे कि मान लीजिए बस से 1 लाख लोग श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं वो दिल्ली से जा रहे हैं तो 37 करोड़ रुपए उनसे जनरेट हुआ। फ्लाइट से 1 लाख श्रद्धालु दिल्ली से जा रहे हैं तो 147 करोड़ उनसे जनरेट हुआ। रेल से 1 लाख श्रद्धालु अगर जा रहे हैं तो 35 करोड़। और ये अनुमानित आंकड़ा सिर्फ दिल्ली का है। महाकुंभ में सिर्फ दिल्ली से लोग नहीं पहुंच रहे हैं, पूरी दुनिया से पहुंच रहे हैं, पूरे देश से पहुंच रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं, करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं। तो अपने आप में ये बड़ी तस्वीरें से समझने की जरूरत है, यहाँ पर खड़गे साहब को सोचने की जरूरत है। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी एक आ रही, बड़ी खबर आ रही, उसका रुख कर लेते हैं। सैफ मामले पर मुंबई पुलिस ने बड़ा दावा किया है। मुंबई पुलिस ने सही आरोपी पकड़ा, यह दावा किया गया। एडिशनल सीपी ने यह कहा है आरोपी शरीफुल के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। यह बात कही गई है। आरोपी शरीफुल बांग्लादेशी है, कोलकाता में भी रहा है और फिंगरप्रिंट रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बीच में ऐसी खबरें आई थी कि फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर सीपी ने क्लैरिटी दी है और कहा है कि अभी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। आपके पास कोई रिपोर्ट, क्या आधिकारिक कोई जानकारी साझा करता है या क्या स्थिति है? देखिए, इसके बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट से संभ्रम हो रहा था। मैं आधिकारिक रूप से आपको बता रहा हूं कि फिंगरप्रिंट्स की कोई भी रिपोर्ट, जो भी घटनास्थल से फिंगरप्रिंट उठाए गए थे, कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट आज एज ऑन डेट हम लोगों को नहीं मिली है। सर, पिछली सुनवाई में कोर्ट के रिमांड के दौरान फेस रिकॉग्निशन की बात कही गई थी कोर्ट के रिमांड में। क्या फेस रिकॉग्निशन किया गया है, करेंगे? क्या स्थिति है फेस रिकॉग्निशन को लेकर? देखिए, वो एक ऑप्शन है जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे। सर, फिंगरप्रिंट्स के बारे में मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया, आपके पास रिपोर्ट का जिक्र नहीं था, ये कहा गया कि सीआईडी ने जो जांच की है शुरुआती तफ्तीश में वो मैच नहीं किया है। क्या हमारे पास ये जानकारी है? मुंबई पुलिस के पास इसको लेकर कोई जानकारी है? जी नहीं, इसको लेकर हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं। जैसे मैंने आपको पहले कहा, आधिकारिक रूप से हमारे पास कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। मेरा सवाल यह है कि क्या आप लोगों ने फिंगरप्रिंट्स के सैंपल सीआईडी को भेजे हैं, जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो है, या नहीं भेजे हैं? जी, भेजे हैं। आरोपी के खिलाफ हमें कौन कौन से सबूत मिले हुए हैं और जिस तरीके से आप फेस आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, क्या आरोपी वही है? क्योंकि इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपी बिल्कुल वही है। आरोपी के विरुद्ध हमें ओरल, फिजिकल और टेक्निकल तीनों प्रकार के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। सर, हम सिर्फ फेस रिकॉग्निशन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी से लेकर कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या मुंबई पुलिस भी ये मानती है कि हमने जो आरोपी पकड़ा वो ठीक नहीं, इसलिए फेस रिकॉग्नाइज कर रहा है? जी नहीं, मुंबई पुलिस ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। हमने जो आरोपी पकड़ा है वो बिल्कुल सही आरोपी है। जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके विरुद्ध एक पुरावा नहीं, मल्टीपल पुरावे, मल्टीपल एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। चाहे वो फेस रिकॉग्निशन हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो, चाहे वो ओरल स्टेटमेंट हो, या बहुत तरह के हमारे पास एविडेंस रहते हैं। तो एक एक करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हर एक एविडेंस स्ट्रीम को इन्वेस्टिगेट करता है चार्जशीट से पहले। ये सब उसी का भाग है। इस केस के अंदर आईओ को क्यों चेंज किया गया? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्यों चेंज किया गया? देखिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थे, बिकॉज जो पहले आईओ थे वो उस रात को नाइट पीआई थे, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे। और जनरली हमारे यहाँ पद्धति है कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर आईओ होता है वो जब तक केस को देखता है, जब तक दूसरे आदमी को हैंडओवर नहीं किया जाता। तो पुलिस ने तो कहा है कि सही आरोपी पकड़ा गया है। फिंगरप्रिंट रिपोर्ट का हालांकि अभी भी इंतजार